आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की बुक सामाजिक अध्ययन, जिसमें होगा हमारे अतीत। हमारे अतीत के अंतर्गत यूनिट सेकेंड है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। दोस्तों, इस यूनिट में जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं, उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि आखिरी शक्तिशाली मुग़ल बादशाह कौन था? तो औरंगज़ेब था। ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग ये जानते हैं कि आखिरी मुग़ल बादशाह था तो बहादुर शाह जफ़र था, लेकिन एग्ज़ाम में यदि आपसे पूछा जाए कि आखिरी शक्तिशाली मुग़ल बादशाह कौन था, तो वो था औरंगज़ेब, जिसका शासनकाल 1658 से 1707 तक चलता है और 1707 में उसकी मृत्यु के साथ ही इसका शासनकाल समाप्त होता है। और ये वही औरंगज़ेब है जो कि अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह बनता है। और जो आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र था, या बहादुर शाह द्वितीय भी जानते हैं इसको, तो इसका शासनकाल 1837 से 1857 तक चलता है। और 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अर्थात अंग्रेज़ों ने इसे हटा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल किया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 में जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उनसे एक प्रकार का इजाज़तनामा हासिल कर लिया। वो क्या था इजाज़तनामा? कि जो पूरब के देश होंगे, पूरब का जो इलाका होगा, उधर व्यापार करने का एक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगा। अर्थात इंग्लैंड की जो बाकी दूसरी कंपनियां, इनसे कोई होड़ ना कर सकें, उस इलाके में व्यापार करने के लिए न जा सकें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भले ही एकाधिकार प्राप्त कर लिया था ताकि इंग्लैंड की दूसरी कंपनियां उस इलाके में न जा सकें, लेकिन यूरोप की बाकी कंपनियों को ये लोग तो नहीं रोक सकते थे। और यही कारण था कि इंग्लैंड का जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट को होते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते हुए भारत पहुँचे। इसके पहले ही पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर पहुँच चुके थे और उन्होंने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया। यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पहुँचती, उसके पहले ही ये पुर्तगाली वहाँ पर पहुँच चुके थे। और भारत पहुँचने का जो समुद्री मार्ग था, उसका पता वास्को डी गामा ने 1498 में लगाया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि बंगाल में व्यापार की शुरुआत। यह है पहली इंग्लिश फैक्ट्री खुलती है 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू करती है। और उस ज़माने में व्यापारियों को फैक्टर के नाम से जाना जाता था, यानी व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। अंग्रेज़ों ने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली थी और उनमें से एक गांव था कालीकाता, जो बाद में कहलाया कलकत्ता, और अब वहीं कलकत्ता कोलकाता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 1756 में अर्थात 1756 में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बनता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने क्या किया है कि जो कासिम बाज़ार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री थी, उस पर उसने अपने 30,000 सैनिकों के साथ हमला कर देता है और उसमें जितने भी अफसर थे उनको गिरफ्तार करवाकर गोदाम पर ताला लगवा देता है। और इसका वजह बनता है प्लासी का युद्ध। यानी अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच एक युद्ध होता है, जो युद्ध कहलाता है प्लासी का युद्ध। और यह युद्ध हुआ था 1757 में। एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और दूसरी तरफ अंग्रेज़ थे, और अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला की हार होती है और अंग्रेज़ लोग विजयी हो जाते हैं। और सिराजुद्दौला के हार के पीछे एक मुख्य कारण था कि उसका जो सेनापति मीर जाफ़र था, वह अंग्रेज़ों की तरफ मिल गया था। अंग्रेज़ों ने उसे बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया था। अच्छा, फिर जब सिराजुद्दौला हार जाता है तो उसे अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना भी देता है, जो कि यहाँ पॉइंट मेंशन किया गया है कि सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब बनता है मीर जाफ़र। एक यहाँ पे पॉइंट ये दिया गया है कि प्लासी का जो असली नाम था, जो प्लासी युद्ध हुआ, तो वहाँ पे जो वर्ड आता है प्लासी,
तो प्लासी का जो असली नाम था वो था पलासी, जिसे अंग्रेज़ों ने बिगाड़ कर दिया था प्लासी। एक्चुअली देखा जाए तो पलासी जो है, यहाँ पर पाए जाने वाले पलास के फूलों के कारण इसका नाम पड़ा था। पलास के फूलों से इससे गुलाल बनाए जाते थे और गुलाल जो कि होली में इसका प्रयोग होता था, इसलिए यह फेमस हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मीर जाफ़र के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब बना दिया मीर कासिम को। अब यहाँ पे क्या देखा जाता है कि अंग्रेज़ क्या चाहते थे कि जो कोई भी बंगाल का नवाब बने वो उनके हाथ की कठपुतली हो। लेकिन जब मीर कासिम ने थोड़ा बहुत इधर उधर किया तो इसके जवाब में एक लड़ाई होती है जो कि कहा जाता है बक्सर की लड़ाई, और यह बक्सर की लड़ाई 1764 में होती है मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में। और इसका परिणाम यह होता है कि इस युद्ध में यानी कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ विजयी होते हैं और मीर कासिम की हार होती है और वापस से बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बनाया जाता है। 1765 में फिर मुग़ल सम्राट ने अर्थात औरंगज़ेब उस टाइम पे था, तो औरंगज़ेब ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दोस्तों, जब अंग्रेज़ों को अपने राजनीतिक व आर्थिक हितों का खतरा दिखाई देने लगा तो उन्होंने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का भी सहारा लिया, और इसका उदाहरण मिलता है दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर से। उसमें जो मैसूर था काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान की वजह से। टीपू सुल्तान ने क्या किया कि अपने रियासत में आने वाले जितने भी बंदरगाह थे वहाँ से चंदन की लकड़ी और अन्य चीज़ों पर से निर्यात पर रोक लगा दी, और फ्रांसीसियों के साथ मिलकर इन्होंने अपने सेना का आधुनिकीकरण कर लिया, जिसकी वजह से अंग्रेज़ लोग जो थे वो आग बबूला हो गए। और फिर अंग्रेज़ों ने मैसूर पर 4 बार आक्रमण किया, यानी कि मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग होती है। दोस्तों, ये लड़ाई कब से कब तक चली थी और कब कब हुई थी इसके बारे में तो हम लोग जानकारी लेंगे ही। पहले हम लोग चलते हैं, देख लेते हैं कि हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक रहा है। तो देखिएगा, हैदर अली का जो शासनकाल है वो 1761 से 1782 तक चला था, और हैदर अली के जो बेटा टीपू सुल्तान था उसका शासनकाल 1782 से 1799 तक चला था। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि टीपू सुल्तान जब अपने एक फ्रांसीसी दोस्त के साथ शिकार पर निकले थे तो उस दौरान इनका मुकाबला होता है शेर से। तो उस समय इनका जो बंदूक था वो भी काम नहीं करता है, हाथ में जो कटार था वो भी छूट जाता है। तो टीपू सुल्तान निहत्थे उस शेर से भिड़ जाते हैं। फिर इन्होंने कटार को उठाकर उस शेर को मार दिया। तब से टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। अब वापस से हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि जो मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई थी वो कब कब हुई थी। तो पहला जंग हुआ था 1767 से 1769 तक, यानी 2 साल तक ये लड़ाई हुई थी, और इस लड़ाई में मैसूर विजयी हुआ था और अंग्रेज़ लोग हार गए थे। दूसरी लड़ाई होती है 1780 से 1784 के बीच, ये 4 साल तक लड़ाई चलती है जिसमें वापस मैसूर की विजय होती है। और फिर तीसरी लड़ाई होती है 1790 से 1792, यानी 2 साल ये फिर लड़ाई चलती है, और इस लड़ाई में भी मैसूर की विजय होती है। अंग्रेज़ बार बार लड़ाइयाँ लड़ रहे थे ताकि मैसूर का जो प्रभाव था उस पर से कम किया जाए, उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बने। और एक बार फिर से लड़ाई होती है 1799 में श्रीरंगपट्टम में, और यहाँ पे ये जो टीपू सुल्तान थे अपने राजधानी की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। टीपू सुल्तान की वहाँ पे मृत्यु हो जाती है और इस युद्ध में अंग्रेज़ लोग विजयी होते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि टीपू सुल्तान का जो खिलौना शेर था उसे अंग्रेज़ जब गए तो अपने साथ में लेकर गए। अब ये टीपू सुल्तान का खिलौना शेर क्या था, तो इसमें एक शेर जो है वो यूरोप के एक सिपाही को दबोचे हुआ है, यही खिलौना शेर था। और उस खिलौने शेर को लंदन में जो विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम है उसमें इसको रखा गया है।